नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इंडिया न्यूज, आपका सबसे भरोसेमंद चैनल जो कि खास प्रोग्राम हम लेकर आते हैं। क्या कहता है यूपी चुनावी दौर में, उस पर एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। यूपी चुनाव का सबसे बड़ा शो क्या कहता है यूपी में, जिलेवार हम चर्चा करते हैं, हर एक सीट की पड़ताल करते हैं। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे, मेरे सहयोगी लोकेंद्र भी जुड़ेंगे वीडियो वॉल से। हर विधानसभा सीट के सबसे सटीक विश्लेषण करने वाले इस शो में आज हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की सभी सीटों की। 2012 में किस पार्टी का यहां पर परचम लहराया था, मुजफ्फरनगर में उस वक्त की तस्वीर क्या थी और इस बार कौन कहां से ताल ठोक रहा। मुजफ्फरनगर की सीटों से चुनावी ताल और क्या होंगे इस बार के चुनावी मुद्दे, अगले आधे घंटे इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे और मेरे सहयोगी लोकेंद्र भी हमारे साथ वीडियो वॉल से मौजूद होंगे। सिलसिलेवार तरीके से उनसे भी जानेंगे कि दरअसल तस्वीर है क्या। तो मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीटों के विश्लेषण से पहले देखिए मुजफ्फरनगर की यह रिपोर्ट। गंगा और यमुना के दोआब में बसा मुजफ्फरनगर पश्चिम यूपी के बड़े जिलों में शुमार है। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीट आती है। 28,64,000 की जनसंख्या वाले इस जिले की 70% आबादी गांव में बसती है। गन्ने की बड़ी पैदावार होने के चलते यहां गुड़ उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी के तौर पर शुमार है। यहां का गुड़ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयात होता है। गन्ना जिले की पहचान है तो गन्ने का बकाया भुगतान किसानों की बड़ी समस्या और अहम चुनावी मुद्दा भी है। जिले में इस वक्त 8 शुगर मिल चलती हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में कभी कई स्टील प्लांट हुआ करते थे, लेकिन प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली के दामों में हुई बढ़ोतरी की वजह से 90 से ज्यादा स्टील प्लांट बंद हो चुके हैं और बाकी बचे प्लांट भी बंदी की कगार पर हैं। अब मुजफ्फरनगर में बस पेपर मिल ही बची है, लेकिन इनकी संख्या भी लगातार घट रही है। इन सबसे परे मुजफ्फरनगर आज जिस वजह से जाना जाता है वो है 2013 के दंगों का दाग, जिसकी तपिश आज भी जिले में महसूस होती है। मुस्लिम और जाट बाहुल्य जिला कभी गंगा जमुनी तहजीब के लिए पहचान रखता था, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर को एक ऐसी नजर लगी कि सब कुछ बिखर सा गया। 2013 से पहले यह जिला बेहद शांत था। 18,000 जाट परिवारों के साथ मुस्लिम परिवार मिलजुल कर पिछले कई सालों से रहते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है और दोनों समुदायों के बीच नफरत की खाई पैदा हो गई। घर उजड़ गए, परिवार बिखर गए, गांव के गांव खाली हो गए। बड़े पैमाने पर पलायन हुआ और आज भी दंगा पीड़ित अपने घरों में लौटने से खौफ खाते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों ने यहां रहने वालों की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी और 3 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद आज मुजफ्फरनगर खामोशी से सब कुछ देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए मैं आपको दिखाया कि मुजफ्फरनगर की इस वक्त की क्या हालत है और पिछले दिनों में जो कुछ हुआ था उसके बाद किस तरीके से वहां पर भाईचारा बटा है। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं अजय कुमार साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है अजय कुमार जी आपका। और अतुल चंद्रा साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है चंद्रा साहब आपका। मेरे सहयोगी लोकेंद्र मेरे साथ वीडियो वॉल से हैं, जो कि हमें दिखाएंगे कि असल तस्वीर क्या थी। लोकेंद्र के पास हम सबसे पहले चलते हैं, उनसे जानते हैं कि 2012 में जो चुनावी नतीजे थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, उसके लिए चलते हैं वीडियो वॉल पर लोकेंद्र के पास। लोकेंद्र। हाँ बिल्कुल अतुल, देख लेते हैं वीडियो वॉल पर कि क्या कुछ 2012 में स्थिति रही थी। और 6 सीटें हैं मुजफ्फरनगर में विधानसभा सीटें। यहां पर बीएसपी की पिछली बार 3 सीटें थी, समाजवादी पार्टी की 2 और रालोद की 1 सीटें थी, लेकिन बीजेपी का यहां पर खाता पिछली बार कम से कम नहीं खुला। जी हां, तो 2012 के ये नतीजे थे। आपने देखा कि वहां पर बीएसपी और सपा और आरएलडी इन तीनों के बीच में सीट का बंटवारा था। अब आगे हम एक एक सीट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने मेहमानों से कि दरअसल इस वक्त वहां सिनेरियो क्या है और किस तरीके से इस बार मुद्दे, हालांकि मुद्दे तो अलग ही हो जाते हैं चुनाव आते आते, लेकिन किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी पहुंचे और वहां का इस वक्त गणित क्या है। तमाम पार्टियां जो प्रत्याशी उतार चुकी हैं उन्होंने क्या सोचकर किसको टिकट दिया है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं लोकेंद्र का। लोकेंद्र बताएं, एक एक सीट का, मुजफ्फरनगर से हम शुरुआत करें तो कौन सा पार्टी से किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है?
बिल्कुल, सबसे पहले मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां से इस बार समाजवादी पार्टी ने गौरव स्वरूप को उतारा है और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इनकी पारिवारिक सीट रही है। चितरंजन स्वरूप इनके पिताजी पहले यहां से 2012 में जीते थे, लेकिन उसके बाद उनका निधन हो गया और इनको ये टिकट इस बार मिला है। इनके दादा भी यहां से रहे थे। और बीएसपी की बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक इस बार खेल रही है। राकेश कुमार शर्मा को यहां से टिकट दिया गया है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जब उपचुनाव हुए तो कपिल देव अग्रवाल को यहां पर जीत मिली थी। आरएलडी की बात करें तो महिला उम्मीदवार है, पहली बार उनके टिकट से चुनाव लड़ रही है। पायल माहेश्वरी को यहां से टिकट दिया। जी हां, तो ये तस्वीर थी मुजफ्फरनगर की। मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले अजय कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुजफ्फरनगर जो कि बहुत सुर्खियों में रहा पिछले दिनों, लेकिन अभी फिलहाल अगर हम बात करें चुनावी दौर की, क्या लगता है आपको कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी है? क्या गणित है यहां की? अतुल, 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय इस सीट से चितरंजन स्वरूप जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जो बेसिकली फिर बाद में अखिलेश यादव सरकार में राज्य मंत्री थे नगर विकास विभाग के। 2015 में उनका निधन हो गया। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में जो चुनाव लड़ रहे थे उनको बढ़त मिली। चितरंजन स्वरूप के निधन के बाद जो चुनाव हुआ उसमें इनके बेटे को टिकट दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां से अपना उम्मीदवार थे मिस्टर अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल को वहां से दिया और वो विजयी हुए। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है, ये वैश्य बाहुल्य है क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, शहर का क्षेत्र है, स्टील के कारखाने इसके चारों ओर हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये वो क्षेत्र है जहां कभी विद्याभूषण जी, सोमांश प्रकाश जैसे लोग इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। आज भी जो वर्तमान में स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पुराने सिटिंग उम्मीदवार को उतारा है मैदान में, अग्रवाल को, और चितरंजन स्वरूप के बेटे को समाजवादी पार्टी ने उतार दिया है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी ने एक महिला प्रत्याशी को दिया है। जी हाँ, यानी अपनी अपनी गणित सबने लगाई है। अब देखना होगा कि जनता किसको क्या देती है, उनका गणित कैसे बनाती है या बिगाड़ती है। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। अतुल चंद्रा साहब, आपका विश्लेषण क्या कहता है मुजफ्फरनगर सीट की बात करें अगर तो? देखिए, मुजफ्फरनगर सीट के ऊपर अगर देखा जाए, जैसे अजय जी ने कहा कि वहां पर बनियों का वोट ज्यादा है और उनका बोलबाला रहता है, तो हम उस बात को अगर किनारे करते हैं तो भी हमको 2013 के दंगों की याद तो रखनी पड़ेगी दिमाग में। वो बात कहीं ना कहीं रहनी चाहिए कि उसका क्या असर पड़ेगा। हालांकि यहाँ कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है किसी भी दल की तरफ से, तो ऐसे में विकास की बात तो शायद ना हो, लेकिन छवि की बात जरूर हो सकती है कि कौन सा विधायक या कौन सा कैंडिडेट जो है, कौन सा उम्मीदवार अच्छी छवि वाला है। और ऐसे में एक और बात भी ध्यान में रखी जाएगी कि महिलाएं कितनी हैं। जो एक महिला प्रत्याशी है अकेली, उसके लिए कितना रुझान होगा। यानी जो पिछले दिनों हुआ उसका भी प्रभाव होगा, और यहां पर व्यक्तिगत तौर की जो छवि है, आपका आकलन है कि उसका भी यहां पर कुछ प्रभाव दिखाई दे सकता है। बहरहाल एक बार फिर से हम रुक करते हैं लोकेंद्र का, और हमारे सहयोगी लोकेंद्र जो कि वीडियो वॉल से बताएंगे अगली सीट बुढ़ाना है कि वहां की तस्वीर क्या है, कौन प्रत्याशी इस वक्त मैदान में। लोकेंद्र, और बिल्कुल बुढ़ाना की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां से आपको बता दें कि प्रमोद त्यागी को टिकट दिया है। इसके अलावा बीएसपी की बात करें तो मुस्लिम चेहरा यहां से आगे किया गया है, सैयदा बेगम को यहां से टिकट दिया है। इनके पति खुद सांसद रहे हैं यहां से 5 साल तक। और आरएलडी की बात करें तो युवराज सिंह को यहां से टिकट मिला है, और इससे पहले आपको बता दें कि ये मंत्री भी रह चुके हैं मायावती से। और बीजेपी की बात करें तो उमेश मलिक को यहां से टिकट मिला है, और दंगों के आरोप इन पर लग चुके हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा इनका रहा है तो ये सोच समझकर बीजेपी ने इन्हें टिकट यहां। चलिए, तो अपनी अपनी गणित यहां पर लगाई गई। बहरहाल फिर से एक बार रुक करते हैं मेहमानों का। अजय जी बताइए, बुढ़ाना पे किस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल वहां पर होगा, क्या गणित वहां की है? देखिए, बुढ़ाना जो है वहां पर सबसे विचित्र बात यह है कि ये मुस्लिम एरिया है, इसमें काफी हिस्सा जाट बाहुल्य भी है। तो जाट और मुस्लिम का समीकरण
इस बार यहां नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए 2013 के दंगे में जाट का ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है इस दंगे में, और मुस्लिमों से और जाट की बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो गया। तो मुझे तो यह लगता है कि यहाँ पर जो एक समाजवादी पार्टी ने त्यागी को उतारा है, और यहाँ नवाजिश आलम खां जो है वो सिटिंग विधायक थे, वो उन्होंने पाला बदल करके बसपा में चले गए। उनको जो है अब दल बदलू के नाते दूसरी जगह से टिकट दिया गया है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर संघर्ष जो है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही बुढ़ाना में मुझे लगता है कि चलिए, यानी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में आपको लगता है कि बुढ़ाना में एक टक्कर होगी। ठीक है सर, आऊंगा अतुल चंद्रा साहब, आपका क्या आकलन है, क्या विश्लेषण है आपका? मेरा तो समझना यह है कि शायद बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में यहां पर मुकाबला होगा, और यहां पर चूंकि सांप्रदायिक माहौल ज्यादा गर्म होगा, इसलिए यहां पर पलड़ा भारतीय जनता पार्टी का बाहर होगा, क्योंकि हिंदू वोटर जाहिर सी बात है ज्यादातर जाएगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। चलिए, तो आपका आकलन है कि यहां पर टक्कर बीएसपी और बीजेपी, और उसका फायदा यहां पर मिलेगा बीजेपी को। बहरहाल एक बार फिर से हम रुख करते हैं अपने सहयोगी लोकेंद्र का, और अगली सीट जो है चरथावल, उसका जिक्र करते हैं कि वहां कौन पार्टी से कौन प्रत्याशी मैदान में है। लोकेंद्र, चलिए, चरथावल की बात करें तो मुकेश चौधरी को इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। खास बात यह है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, इन्हें जरूर उसमें मंत्री का दर्जा दिया गया है, तो एक बड़ी भूमिका ये यहां से निभा रहे हैं। बीएसपी की बात करें तो नूर सलीम को यहां से टिकट दिया गया है, और कहीं ना कहीं मुस्लिम फैक्टर को खेलने की कोशिश यहां से की गई है। इसके बाद बीजेपी की अगर हम बात करें तो विजय कश्यप ब्राह्मण चेहरा यहां से आगे गए हैं, और उन पर भी अहम जिम्मेदारी आएगी। पिछली बार चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। और आरएलडी की अगर हम यहां से बात करते हैं तो सलमान जैदी को यहां से टिकट दिया गया है। और चलिए, तो ये तस्वीर है चरथावल की, जो कि हमारे सहयोगी लोकेंद्र बता रहे हैं। अजय जी, चरथावल का अगर हम यहां पर जिक्र करें तो चरथावल में क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है? देखिए अतुल, यहां से जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं सिटिंग में, नूर सलीम राणा और पप्पू राणा, ये इनका एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत पैसे वाले, बहुत करोड़पति हैं, तो इनका मुस्लिम मतदाताओं पर दबदबा उस हिसाब से भी है। दूसरा, ये मुस्लिम के अपराधियों के संरक्षण के इनके ऊपर बहुत आरोप लगे। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो ये प्रत्याशी हैं, इसके अतिरिक्त जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उसकी साफ सुथरी छवि है। लेकिन यहाँ पर एक संघर्ष और हो जाएगा कि जो हैंडपंप लेकर के आरएलडी के प्रत्याशी उतरे हैं, तो इस कहीं के अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ तो आप निश्चित मानिए चरथावल में भारतीय जनता पार्टी का केसरिया ही लहराने की। चलिए, यानी त्रिकोणात्मक अगर संघर्ष होता है तो उसका फायदा बीजेपी को मिलना तय है चरथावल में। चंद्रा साहब, अतुल चंद्रा साहब, आपका विश्लेषण? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल अपने आप में अब काफी कमजोर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी वो किस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। जाट वोटर अगर राष्ट्रीय लोकदल को नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर वो किसकी तरफ जाएगा? जाहिर सी बात है, वो नूर सलीम के पास नहीं जाएगा, राणा के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके खिलाफ है। बिल्कुल। तो इस आकलन से शायद भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है, और अगर नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। अगर वहां पर मुकाबला होगा तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी, और पलड़ा यहां पर बीजेपी का शायद भारी दिख सकता है, क्योंकि जो परिस्थितियां उसके हिसाब से। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बाकी अन्य सीटों पर भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन।
जी हाँ, तो क्या कहता है यूपी, सिलसिलेवार तरीके से आज हम चर्चा एक बार फिर से कर रहे हैं मुजफ्फरनगर की अलग अलग सीटों की। एक बार फिर से हम जरा रुख करते हैं पुरकाजी के बारे में जानने के लिए अपने सहयोगी लोकेंद्र का। लोकेंद्र। बिल्कुल अतुल, अगर पुरकाजी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस बार उमाकरण को यहां से टिकट दिया है। 2002 से 2007 के बीच जरूर ये बसपा की विधायक रही थी, लेकिन उसके बाद ये हार गई थी पिछली बार चुनाव में। और बसपा की बात करिए तो यहां से अनिल कुमार को टिकट मिला है, सिटिंग विधायक भी हैं, और साध्वी प्राची को इन्होंने 2012 में हराया था, तो एक बड़ा नेता इनके सामने थी। इसके बाद बीजेपी की अगर बात करें तो यहां से प्रमोद ऊंटवाल इस बार मैदान में हैं और 24 साल से ये संघ से जुड़े हुए हैं, तो इस लिहाज से इन्हें टिकट इस बार मिला है। वहीं आरएलडी की बात करें तो यहाँ छोटी बेगम को इस बार मैदान में चलिए, तो ये पुरकाजी की तस्वीर है। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। अजय जी, क्या कहेंगे पुरकाजी के लिए? देखिए अतुल, ये पुरकाजी सुरक्षित सीट है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, और इसमें 1 लाख के लगभग जो है मुस्लिम मतदाता है, वहीं जो है 65,000 के आसपास जो है वो दलित मतदाता है। पिछली बार ये सीट जो है वो बसपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बसपा की जगह भाजपा समाजवादी पार्टी ने उषा किरण को टिकट दिया है। लेकिन यहाँ पर जो है वो जाट कम्युनिटी की उतनी ज्यादा संख्या नहीं है जितनी मुस्लिम बाहुल है। मुस्लिम सबसे ज्यादा है, उसके बाद दलित है। लेकिन दलित और मुस्लिम का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, कोई चीज बनती है, तो ये सीट मैं जहां तक समझता हूं, और मुस्लिम दलित अगर मिल गया तो ये सीट पहले की तरह ही बहुजन समाज पार्टी के झोली में जा सकती है। चलिए, बहुजन समाजवादी पार्टी यहां पर मजबूत लग रही है। बहरहाल चंदा साहब, आपका आकलन पुरकाजी के लिए? जी, मेरा भी यही असेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख से ऊपर मुस्लिम मतदाता हैं और 70,000 दलित वोटर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन बन जाता है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में। वैसे तो वाल्मीकि वोटर भी यहाँ पर बहुत हैं जो प्रायः भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते रहे हैं, तो उस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी कुछ उम्मीद रख सकती है। चलिए, यानी भारतीय जनता पार्टी कुछ उम्मीद कर सकती है, लेकिन जो इक्वेशन है और जिस तरीके के वोटरों का गणित है, उससे बहुजन समाजवादी पार्टी शायद वहां पर थोड़ा सा एज लेती दिख रही है। बहरहाल अगली जो सीट है खतौली, उसके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा करते हैं। अपने सहयोगी लोकेंद्र के पास चलते हैं। लोकेंद्र। और खतौली की बात करें तो अतुल, यहाँ पर चंदन चौहान को समाजवादी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है, और विरासत में एक तरीके से कह सकते हैं इन्हें मिली है तमाम चीजें, क्योंकि इनके जो दादा थे वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, और इनके जो पिताजी थे वो भी सांसद रह चुके हैं। हाल ही में हालांकि आरएलडी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। बीएसपी की बात करें तो यहां से शिवांग सिंह को यहां से टिकट बीएसपी ने दिया है, और इसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो यहां से विक्रम सैनी को टिकट मिला है, और इन पर भी दंगे भड़काने के आरोप हैं, जेल भी जा चुके हैं। जी हाँ, रास्ता भी इन पर लगा था। बहरहाल एक बार फिर से रुक करते हैं। अजय जी, बताइए खतौली का क्या हाल है? देखिए, खतौली में एक कैंडिडेट रहे करताल सिंह भड़ाना, ये आरएलडी से पिछली बार जीते थे जी, लेकिन अभी तक इनको टिकट नहीं मिला है। कहां से लड़ेंगे? इनका बहुत ही सशक्त और बहुत ही दमदार, ये समझिए पैसे के मामले में और मनी और मशल दोनों पावर में करताल सिंह भड़ाना का हो रहा है। अभी तक उनको टिकट नहीं मिला। दूसरा, अभी कांग्रेस के और समझौते की भी बात आ रही है, जो होता है, लेकिन इसमें जो है वो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ सीधा संघर्ष होगा, या अगर भड़ाना आ जाते हैं, किस पार्टी से आते हैं, आरएलडी से आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो करताल सिंह भड़ाना इनका जो है खतौली के सिटिंग विधायक है, उनके आने की अभी प्रतीक्षा है। अतुल। ठीक है, चंदा साहब। चंदा साहब, अपनी बात रखें आप। खतौली सीट पर क्या आकलन है आपका? देखिए, खतौली सीट पर हमारा तो अनुमान यह है कि सांप्रदायिकता जो है वो एक अहम भूमिका निभाएगी, और जो सैनी साहब हैं उनके पक्ष में हमको पोलराइजेशन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है। बाकी जैसा अजय जी ने कहा कि समझौता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में होता है, और भड़ाना साहब अगर आते हैं तो हो सकता है ये चित्र कुछ बदल जाए। ठीक है, अब आखिरी सीट मीरापुर की अगर बात करें तो उस पर क्या इस वक्त स्थिति और कौन कैंडिडेट मैदान में? एक बार फिर से हम लोग करते हैं सहयोगी लोकेंद्र का। लोकेंद्र।
और बिल्कुल यहाँ की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने लियाकत अली को यहाँ से टिकट दिया। इनके बारे में जानकारी दे दें आपको, जो उनके दामाद हैं वो अखिलेश यादव के जिम ट्रेनर हैं, इस लिहाज से एक अहम जिम्मेदारी ने यहाँ पर मिली है। और अगर बात यहाँ से बीएसपी की करें तो बीएसपी ने इस बार नवाजिश आलम को यहां से टिकट दिया है और आपको बता दें कि कोई अच्छा इनका भी रिकॉर्ड नहीं रहा है। इसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो अवतार सिंह भड़ाना यहां पर आए हैं, फरीदाबाद और मेरठ से सांसद रह चुके हैं और उन्हें इस बार यहां से टिकट दिया गया है। आरएलडी की अगर हम बात करें तो मिथिलेश पाल को यहां से टिकट आरएलडी ने इस बार दिया है। ठीक है अजय कुमार जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। आखिरी सीट जो है मीरापुर, इसकी तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मीरापुर जो है वो बहुत ही जाट बाहुल्य है। आपको याद होगा 80 के दशक में एक महेंद्र सिंह टिकैत होते थे। किसान आंदोलन का खतौली जो है वो इसी से लगा हुआ है, मीरापुर से ही। तो अब भड़ाना यहाँ वहां से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गए हैं। भड़ाना जिस दमदारी से लड़ते हैं, पर साम दाम दंड भेद वो अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जाट जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जाट इस बार अजीत सिंह के साथ जाता है नहीं जाता ये अलग की बात है, क्योंकि जाट यहाँ का इस 2013 के दंगे के बाद से जाट सबसे ज्यादा उसको नुकसान हुआ था और वो कभी भी अब मुस्लिम प्रत्याशी के साथ नहीं जाएगा और इसका असर पड़ेगा 2012 का जो भी नतीजा रहा हो, लेकिन इस बार के नतीजे इससे भी जुड़कर जरूर आएंगे। बहरहाल एक बार फिर से लोकेंद्र का रुख करते हैं। आखिर में हम देख लेते हैं कि चुनावी मुद्दे है क्या, किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी मैदान में इस वक्त है। लोकेंद्र, बिल्कुल, अगर अतुल यहाँ के चुनावी मुद्दों की बात करें तो विकास हर किसी को चाहिए और यहाँ पर विकास एक तरीके से थम चुका है, तो एक बड़ी मांग विकास की है। वो दूसरा, यहाँ पर गन्ना की खेती काफी होती है लेकिन बकाया नहीं मिल पा रहा है, तो एक वो बड़ा मुद्दा है कि बकाया जल्द से जल्द मिले। और तीसरे अहम मुद्दे की बात करें तो बेरोजगारी है, और जब दंगे यहां पर हुए तो एक बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए हैं, तो वो एक बड़ा मुद्दा है कि पलायन रुके। और जो स्टील प्लांट और जो पेपर मिल यहां पर बंद हुए हैं उसकी तो ये वो मुद्दे हैं जो कि हमेशा से हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे चुनाव आते आते मुद्दे रह जाते हैं या फिर वो मुद्दे हो जाते हैं जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं? अतुल चंद्रा साहब, मैं आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पर कि चुनावी मुद्दे, जिस मुद्दे को हम दिखा रहे हैं, क्या यही मुद्दे आप समझते हैं कि इसके आधार पर वोट होगा या फिर वो आते आते जातीय और धर्म और तमाम तरह की बातें, वो मुद्दे? देखिए, जहां तक गन्ना किसानों की बात है, वो हर चुनाव में मुद्दा बनता है, हर चुनाव में उनको आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। उनकी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है। आप अगर देखें पिछले चुनावों से लेकर आज तक गन्ना किसान हमेशा दुखी ही नजर आता है, वो हमेशा अपने बकाये के भुगतान के लिए परेशान नजर आता है। साथ में बाकी जो मिलें बंद है, अब घोषणा पत्र अगर आप समाजवादी पार्टी का देखिए तो उसमें इन सब का कोई जिक्र नहीं है कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बंद पड़ी मिलें हैं उनको हम फिर से शुरू करवाएंगे। ये कुछ नहीं है उसमें। जी हाँ, बहरहाल यानी ये किसी के घोषणा पत्र में नहीं है। जो यहाँ के असल में स्थानीय मुद्दे हैं तो शायद इनका भी असर पड़ेगा। बहरहाल समय का मैं माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, बहुत शुक्रिया अतुल चंद्रा साहब आपका, बहुत शुक्रिया लोकेंद्र आपका भी। तो कुल मिलाकर क्या कहता है यूपी में, आज हमने मुजफ्फरनगर की बारीकी से पड़ताल की और जाना कि हर एक सीट का हाल क्या है, कौन सा प्रत्याशी वहां पर वाकई दावा प्रस्तुत कर रहा है। नमस्कार।